IVM। हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है हंस पत्रिका के दिसंबर 2020 अंक से जयश्री रॉय की कहानी माँ का कमरा, जिसे आवाज दे रही हैं जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा। माँ का रक्त शून्य चेहरा अस्पताल की सफेद चादर से घुल मिलकर तकिए का हिस्सा लग रहा। पलकहीन आंखें बंद और कांपती हुई। नीलांजना देखती है गले में उठते गोले को घोंटते हुए। डॉक्टर ने कहा है वो नहीं बचेगी, बस कुछ दिन या शायद एक आध महीना। उनका एक्यूट ब्लड कैंसर लिम्फ नोड्स, कलेजा, नर्वस सिस्टम तथा शरीर के अन्य अंगों में पूरी तरह फैल चुका है। मिलना तो बीते कई सालों में कई बार हुआ, छोटे संक्षिप्त टुकड़ों में, मगर लौटना जैसे पहली बार। जब भी आई खुद को कहीं दूर रख कर आई, एकदम खाली हाथ, हॉलो। वो थी मगर मां की नीलांजना नहीं, कोई और अजनबी आंखों वाली एक अपरिचित। वो जानती थी उसकी नजर बचाकर मां उसे उसमें ढूंढती टटोलती है और बेतरह निराश होती है, मगर कहती कुछ नहीं। दोनों के बीच अकहे की एक ऊंची मजबूत दीवार है जो समय के साथ साथ और खिंचती जा रही। वो मिलना अलग हो जाने का एहसास और शिद्दत से कराता था, इसलिए एक टॉर्चर था शायद उन दोनों के लिए। वो आती थी बस लौटने के लिए, और लौटते हुए एक बार फिर आने का रास्ता देखती थी। अपनी पीठ पर चिपकी मां की उदास आंखें अडोल चुप्पी लिए वो 4 कदम का सफर भी बहुत मुश्किल हो जाता था। एक दिन चली गई थी वो, सीने पर दुख का भारी बस्ता उठाए। कई बार खुद को सजा देकर दूसरों को सजा दी जाती है, कुछ इसी तरह उसे मां से दूर जाना था। ये सबसे मुश्किल सफर था जीवन का। मगर निर्मम भी शायद उसी से सबसे अधिक हुआ जा सकता है जिससे जान की तरह प्यार करते हैं। बाबूजी गुजर गए थे और मां का हमेशा का विधवाओं का स्वरूप और उजाड़ हो उठा था। उसे टूट टूट कर रोते देख उसका मन एक अनजाने आक्रोश से भर उठा था। किस बात का शोक मना रही है वो? जीते जी तो बाबूजी उनके 2 बोल के लिए तरस गए। उसने देखा था बाबूजी का अंतिम दिनों का अकेलापन, उनसा मजबूत व्यक्तित्व का उस तरह निरीह हो उठना सहता नहीं था। किस तरह छोटी छोटी बातों के लिए घंटों मां का रास्ता देखते थे, मगर मां को अपने आकाश से, अपने स्तब्ध एकांत से फुर्सत कहां थी। सालों जाने उनमें क्या ढूंढती फिर रही थी। इस शून्य की खोज में उनसे उनका क्या क्या खो गया है, काश कभी सोचती। खुद में रहना हर वक्त। कोई कितना आत्म केंद्रित हो सकता है? जिस जमीन पर घर है उसमें बसर नहीं, सितारों में ठिकाने की तलाश। वो आक्रोश भरी आंखों से मां का कमरा
उनमें हर तरफ बिखरी किताबों और गाने के रिकॉर्ड्स देखती। ये सब उसे और बाबूजी को माँ से अलग करते हैं। उन्हें इन किताबों से नफरत होने लगी थी। क्यों माँ का कमरा हर औरत की तरह उन सबका कमरा नहीं है? क्यों वो सबसे अलग थलग अपनी एक अलग दुनिया में रहती है? और उस दुनिया में किसी का भी आना वर्जित क्यों है? वो हर बच्चे की तरह अपने माँ बाप के बीच सोना चाहती थी। ये दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है, मगर उसे तो घर के दो कोनों के दो अजनबी कमरों के बीच सालों शटल की तरह टकराते रहना पड़ा। वो लगातार दरवाजा खटखटाना और इंतजार में रोते हुए खड़ी रहना। बीच में था उसका कमरा, जो हर बच्चे की तरह उसके लिए भी हर रात डरावना हो जाता था। दिन के उजाले में मासूम से लगते खिलौने रात का अंधेरा घिरते ही कोई और हो जाते थे। उसकी प्यारी जलपरी नोडा का ड्रैकुला बन जाना सबसे अधिक आतंकित करता था। बचपन का वो दुखता हिस्सा वो किसी इरेजर से पूरी तरह मिटा देना चाहती थी, हमेशा के लिए। बचपन की तस्वीर ही ऐसी है उसकी, जगह जगह से रगड़कर मिटाई हुई, उधड़ी, फटी हुई। मगर कोई हिस्सा है जो साबुत है और समय असमय फरफरा उठता है। माँ का दरवाजा शायद ही कभी उसने खटखटाया। सख्त मनाही थी। दिन भर की व्यस्तता के बाद रात पूरी तरह उनकी होती थी। उनके लिखने पढ़ने का समय, शब्दों की दुनिया में भटकते फिरने का समय। सुबह की उजास फैलने के साथ ही अक्सर उनके कमरे की बत्ती बुझती थी। तकिए में मुंह दबाए पसीना पसीना होते हुए वो यही सोचकर तसल्ली कर लेती थी कि बगल के कमरे में माँ है और वो जाग रही है। जब भी बाबूजी के कमरे में गई, वो उसे लिपटाकर तुरंत खर्राटा भरने लगे। शाम से ही वो तरह तरह की नमकीन और चीज के प्लेट सजाकर पीने बैठ जाते थे और 10-11 तक कुछ खाकर सो जाते थे। सुबह 4 बजे से उनका दिन शुरू होता था। मॉर्निंग वॉक, वर्जिश, योगा, ठीक तब जब माँ सोने जाती थी। एक ही समंदर के एक दूसरे से अनजान दो अलग अलग टापू की तरह थे वो दोनों। साझी छत के नीचे उनके बीच उसके सिवा कुछ भी साझे का नहीं था, इसलिए वो 2 हिस्सों में बंटकर रह गई थी। याद है उसे, जब वो बहुत छोटी थी, माँ बाबूजी जाने क्या क्या बोलते रहते थे एक दूसरे से, दबी घुटी आवाज में, अक्सर एक कमरे में बंद होकर। बाद में उनके बीच कोई बात नहीं रही, शायद बची ही नहीं। खुद को एक दूसरे पर उझेल कर उम्र भर के लिए फारिग हो गए। उसकी जानकारी में उनके बीच की चुप्पी फिर कभी नहीं टूटी। गिरती शाम बाबूजी के कमरे से टीवी से फुटबॉल, क्रिकेट मैच या रेसलिंग का शोर गूंजता रहता और माँ के कमरे से सितार की हल्की उदास धुन। उन्हीं के बीच वो एक बेतरतीब पौधे की तरह पड़ी हुई है, देह से सघन मगर अंदर से बोनसाई, अबेला फलों से लदी एक अस्वाभाविक कृत्रिम पेड़ जैसे। उसके बचपन के बाद जवानी नहीं आई, सीधे बुढ़ापा आ गया, देह से अधिक मन में। माँ के इस कमरे के प्रति एक दुर्वार कौतूहल से वो भरी रहती थी। किसी की माँ के पास उनका अपना कमरा नहीं होता, उसके किसी दोस्त के घर उसने नहीं देखा। उनके स्कूल के एक फंक्शन में माँ मुख्य अतिथि बनकर आई थी। तब उसके क्लास टीचर ने सबके सामने कहा था, चिल्ड्रन, नीलांजना की मम्मी सबसे अलग है, लेखक हैं। उनको माँ को घेर कर उनका ऑटोग्राफ लेते देख पहली बार उसे अच्छा लगा था, गर्व सा कुछ। वरना इसी लेखन के चलते उसे एक ठंडे उदास घर में वर्षों जीना पड़ा था। जब औरों की माएं तीज त्योहार में सज संवर कर गीत गाती, पेड़ों के इर्द गिर्द घूम घूम कर धागे बांधती, माँ लोकल लाइब्रेरीज की अलमारियां खंगालती फिरती, किताबों के ढेर में सर डाले बैठी रहती। सबके घर पुआ गुजिया बनते, वो डाइनिंग टेबल पर रखे कैसरोल से सब्जी की तहरी, साबूदाना खिचड़ी निकाल कर खाती। कभी कभी बाबूजी आइसक्रीम पिज्जा के लिए जो ले जाते, बस वही उसकी तफरीह हुआ करती थी।
बाबूजी का तबादला बीच में किसी और जगह हो गया था। तब माँ ने उनके साथ जाने से मना कर दिया था। जाते हुए बाबूजी ने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। वो बहुत रोई थी। जाते हुए बहुत उम्मीद से मुड़ मुड़ कर देखती थी, मगर माँ अहिल्या की तरह प्रस्तरवत खड़ी रही थी। उस बात के लिए वो आज भी माँ को माफ नहीं कर पाई है। उसके निसंग उपेक्षित बचपन के लिए वही दायी है। अपने भीतर के उसी धूं धूं करते अकेलेपन से छूटने के लिए वो जाने कहां कहां गिरती उलझती चली गई। और आज सब कुछ खोकर पूरी तरह से निश्शेष वो यहां इस अस्पताल के कमरे में खड़ी है, अपनी मां की वही छोटी सी नीलांजना बनकर, उनकी तरफ जाने किस उम्मीद से एक बार फिर देखते हुए। नदी के निरंतर आघात से घिस गए किसी पत्थर सा हो गया मां का चेहरा, एकदम पारदर्शी, चिकना, रंगहीन। त्वचा के नीचे चमकती नसें आंखों के पास घनी और गहरी होती हुई हर सांस के साथ जैसे जोड़ जोड़ अलग हो बिखरने लगता है। देखते हुए वो डर के बवंडर में घिर आई थी। जो अब तक एक सूचना मात्र थी, अब वो अचानक से सच्चाई बन सामने आ खड़ी हुई है, कुछ इस भयावहता के साथ कि वो पोर पोर अवश हो रही। मां जा रही है, इस बार हमेशा के लिए। कोई भी बहुत अपना एकदम से कहां जाता है जीवन से, किश्तों में जाता है, स्थगित, धीमे कदम, मृत्यु की तरह। मां, उसकी पुकार पर मां ने आंखें खोली थी, एक घुली हुई कुहासा भरी दृष्टि। जाने कब तक देखती रही थी उसे उलझी अबूझ नजरों से, जैसे पहचानने की कोशिश में हो, और फिर अचानक चमक से भर गई थी। मोमो। जाने असक्त आवाज में उच्चारे गए इस अकेले शब्द में क्या था। वो सर से पांव तक दबदबा आई थी। और तो कोई उसे इस नाम से नहीं पुकारता। मोमो इस दुनिया में वो सिर्फ अपनी मां के लिए है। इसके बाद वो बस रोती रही थी, मां की उठती गिरती हड़ियल छाती से लगकर। You've always been very unfair to me, मां। अब ये सब क्या है? तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मां ने बार बार फुसफुसाती आवाज में सॉरी कहा था। सॉरी। कितनी जिद्दी थी मां, शंख के से कठिन खोल में हमेशा ढकी हुई, मगर आज इस तरह निरीह, वल्नरेबल। असहनीय था उनका ये रूप, हारने के लिए जैसे तैयार बैठी हुई। एक बार तो रेजिस्ट करती। लगभग सारा दिन फिर मां से कोई बात नहीं हो पाई थी। वो डॉक्टर नर्सों से घिरी रही थी। दवाई डिटॉल से महकते कमरे में वो उनकी सफेद यूनिफॉर्म में सपाट दीवार सी चमकती पीठ देखती बैठी रही थी, एक गहरा अक्षमता का बोध लिए हुए। उनके पीछे से अचानक उठती मां की कराह, कोई बुदबुदाहट, कई बार अस्पष्ट सी पुकार, मोमो। इस पुकार के लिए तो वो जन्मों से प्रतीक्षा में थी, मगर आज उसके ये किसी काम नहीं आ सकती। 4 कदम की दूरी पर वो दुनिया है जहां सब कुछ संभव है, मगर यहां इस कमरे में वो बिल्कुल लाचार है। जाते हुए डॉक्टर ने वही बात दोहराई थी, वो नहीं रहेगी। फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत बढ़ता जा रहा है। कभी भी दिमाग, लंग्स या पेट में हैमरेज शुरू हो सकता है, मगर हम उनका आखिरी सफर जहां तक हो सके आसान करने की कोशिश करेंगे। उनके दयालु शब्द उसे बहुत निष्ठुर लगे थे। कुछ तो उम्मीद देते। इस विभत्स सच के साथ कैसे जिया जाता है? शाम को मां ने कहा था एकदम ताजा आवाज में, जरा खिड़की के पर्दे हटा दे मोमो, बहुत दिन हुए सूरज का डूबना देखे। तकिए के सहारे बैठी, सर के पर्दे के पार सुनहरी धूप से भरे आकाश की ओर देखते हुए उनका चेहरा कितना कोमल हो आया था। कंधे तक छटे हुए बालों में बच्ची सी दिख रही थी, ठीक जैसे स्कूल के दिनों में वो दिखती थी। सालों उसने सूर्यास्त के समय छत पर चुपचाप खड़ी मां को देखा है। किरणों की सुनहरी किनारी में बंधी उनकी दुबली काया, आग के रेशे बन लहराते बाल,
तब वो दूर आकाश में चमकते संध्या तारा सी लगती थी, उज्जवल, उदास, बहुत एकाकी। एक समय बाद मुड़कर माँ ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया था। शिवेन नहीं आया? कैसा है वो? पहली बार माँ ने शिवेन का नाम लिया था। इससे पहले वो उसके लिए था ही नहीं। उनके लिव इन में रहने के वो शुरू से ही खिलाफ थी। आज पूछा भी तो कब? हम अब साथ नहीं है माँ। संभालते हुए भी उसकी आवाज आखिर तक लरस गई थी। इन थोड़े से शब्दों का उच्चारण कितना मुश्किल था। जो जी लेते हैं उसे कहने के लिए पृथ्वी भर का हौसला चाहिए होता है। सुनकर माँ ने कुछ नहीं कहा था। अपनी मुट्ठी में उसकी कांपती उंगलियां बांधे खिड़की के बाहर के तेजी से रंग उतरते आकाश के पार कहीं देखती रही थी। जब देर बाद रुक रुक कर बोली थी, उसे सुनने के लिए उसे लगभग झुकना पड़ा था उनके चेहरे तक। जीवन बिछड़ने का, बिछड़ते चले जाने का सिलसिला मात्र है। एक चटख रंग कोलाज जिसका आखिरी सच शून्य है। इसकी आदत डाल लो और कोई विकल्प नहीं। सुनते हुए उसके भीतर सब कुछ गलकर पानी होने लगा था जैसे। अलग जी लेना अलगाव का आदी हो जाना नहीं होता। विवशता सब कुछ करा लेती है, जीवन से अलग होकर जीना भी। माँ आज जहां है वहां से कहना शायद आसान है, मगर जीवन रहते क्या जीवन से इस तरह निर्लिप्त हुआ जा सकता है? जिसके सामने एक उम्र से पत्थर बनती रही, आज जाने क्या हुआ कि एकदम से उसी के आगे किसी दुर्बल तटबंध सी टूट गई। मेरे पास दो विकल्प थे माँ। या तो आगे बढ़ जाती या रुककर थोड़ा और कोशिश करती। हर बार मैंने कोशिश करने का विकल्प चुना। अब जानती हूं कि गलत किया। कुछ चीजें एक बार बिगड़ जाने के बाद कभी नहीं सुधरती, फटे दूध की तरह। जहां मन नहीं वहां हर संवाद फिजूल, कुछ भी दूसरे तक पहुंचता ही नहीं। बंद अंधी गलियों से टकराकर वापस लौट आता है। सही किया, सही किया कि कोशिश की, वरना उम्र भर एक कचोट रह जाती है। अधमरी उम्मीद बहुत तकलीफ देती है मुम्मू। कुछ जिंदा छोड़ आगे मत बढ़ो, पूरी तरह निबट लो पहले, नहीं तो ये उम्र भर किसी प्रेत सा पीछे लगा रहेगा। ये कहते हुए मां बेदम होने लगी थी। मां के कंधे से टिकी पहली बार उसे लगा था दुनिया में कुछ ही जगह ऐसी होती है जहां किसी भी समय लौटा जा सकता है। ये दरवाजे कभी बंद नहीं होते। जब तक बेटी रही मां को एक अलग ही कोण से देखती रही। आज एक औरत बनकर लौटी है तो ये मां में छिपी औरत बेहतर समझ आ रही है। कितना कुछ था जो उसकी नजरों का जाला था। सब कुछ साफ होते एक उम्र गुजर गई। मां को किसी तरह थोड़ा सूप पिलाकर उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया था। नीले बल्ब की कमजोर रोशनी में मां का चेहरा फिर कैसा बच्चों सा दिख रहा, सबकी हर बात मानती, डरी हुई सी। जिससे लड़ती रही वो कोई और थी, मजबूत, एक हद तक निर्मम। इससे लड़ा नहीं जा सकता। अब ये किसी और जन्म के लिए स्थगित रखना होगा। अगर कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हर हाल में चाहिए। अस्पताल के लंबे हल्के अंधेरे में डूबे कॉरिडोर में वो चुपचाप चलती है। सिगरेट की तेज तलब हो रही है। अहाते का विशाल अमलतास सैकड़ों जुगनुओं सा चमक रहा। हवा में उसकी निरंतर झरझर की भौतेली आवाज कोई निचली मंजिल में रुक रुक के कराह रहा। रातों को जागने वाले उदास रूहों की एक अपनी दुनिया होती है। यहाँ की हवा में मृत्यु गंध है।
हर तरफ बंधे नीरव में बीमार जीवन का धूसर अवसाद। एकांत में अब भी शिवेन का ख्याल आता है, आदतन। उसका सपाट चेहरा, अजनबी आंखें, उन्हीं में कभी उसके लिए रेशम हुआ करते थे। भीतर अंधे कुएं सा कुछ डबडबाता है, एक स्याह तकलीफ में पूरा वजूद हो आता है। जो चला गया है वो इस तरह क्यों रह गया है अब भी? उसके तराशे होठों के बीच दबी सिगरेट के धुएं से अब भी उसका दम घुटता है। उसकी मर्दानी देह गंध से हर पल पोर पोर नहाई रहती है। ये उसका सुख भी है, संत्रास भी। इस मौन यातना के सफर में अब उसे आजीवन होना है। वो कॉरिडोर के पार का तारों से भरा आकाश देखती है। किसी रात के अंधकार में एक तारा चुपचाप टूट जाता है। सब भूल जाते हैं उसे, मगर वो आसमान कभी नहीं, जिसके सीने पर कभी वो जगमगाता था और जिसके चले जाने से उसका शून्य और गहरा हो गया है। हर तारा टूटकर अपने आकाश को एक कभी न भरने वाला घाव दे जाता है। अनजाने उसके कदम तेज हो गए थे। वो बहुत दूर निकल जाना चाहती है, मगर इन स्मृतियों की हद बेहद है। लगातार भागते हुए वो इतना तो जान गई है, अब रिहाई की उम्मीद नहीं। बस बचा है तो एक इंतजार सा कुछ कि शायद कभी। अब वो जानती है प्रेम हिंसक होता है। एक समय के बाद अधिकांश अपने प्रेम पात्र को साबुत रहने देना नहीं चाहते, उसकी परछाई तक को हथिया लेना चाहते हैं। वर्चस्व की लड़ाई। देख नहीं सकते किसी को उसकी संपूर्णता में, निजता में। किसी का कुछ भी उसका क्यों हो? बातों से, सवालों से तलाशी जारी रहती है। मन के गुप्त आले, तहखाने, कोई चोर जेब, कहीं कुछ बचा तो नहीं रह गया? कोई याद, स्पर्श, गंध? अद्भुत यंत्रणा है ये। गीली लकड़ी सा मन धुआता रहता है। सुकून के समानांतर चलता रहता है कुछ बेचैन, असहाय, अस्थिर सा। प्रेम हमें कितना असुरक्षित, निर्बल बना देता है। एक अनुभूति जिसे हम छू तक नहीं सकते, उसे हम 7 तालों में बंद कर रखना चाहते हैं, दरवाजे जड़ना चाहते हैं उस पर। समर्पण से हमें आश्वस्ति नहीं मिलती। ये पाना हमें एक नए अभाव, नई तरह की असुरक्षा से भर देता है। आश्वस्त तो मन कभी नहीं होता। गोया ये कोई तलहीन कुएं सा है, भरने के साथ साथ खाली होते जाना इसकी नियति है। थककर लौटी तो मां जग रही थी। उन्हें हल्का बुखार है। अभी अभी एक नर्स उन्हें देखकर गई है। उनकी नाक से खून बहने लगा था। बगल के टेबल पर रखी ट्रे में खून से सने रुई के गोलों का ढेर है। वो उधर देखने से बचती है। जो देख सह नहीं सकती, जीवन उसी के मुकाबिल बार बार ला खड़ा करता है। मां मुस्कुराने की कोशिश कर रही है, शायद उसे आश्वस्त करने के लिए। उनके पपराए होठ बनावटी ढंग से खींचे हुए हैं। वो उनके दुर्बल हाथ थामे उन पर फैले लाल बैंगनी धब्बों को देखती रहती है। त्वचा पर खून का रिसाव। मां अपने रक्त में धीरे धीरे डूबती जा रही। पूरा शरीर जैसे पिन से छिदा हुआ है, नन्ही नन्ही सुर्ख बूंदों से भरा। ये देह कभी उसके सुख का अकेला घर हुआ करता था। मां के सीने में मुंह धंसाकर, पेट में दुबक कर सोने की स्मृति अब भी उसे एक सुखद ऊष्मा से भर देती है, मगर उन्होंने अधिकतर उसे उस सुख से वंचित रखा। भीतर फिर से रुलाई भरने लगती है। ऐसा क्यों है जब भी कोई उसे सताता है, उसे गुस्सा मां पर ही आता है? शायद अपना सब कुछ उड़ेल देने की यही एकमात्र जगह है, इसलिए। अचानक मां अस्वाभाविक उत्साह से पूछती है, मोमू, तुझे रांगा मासी याद है ना? आज बहुत दिन बाद तुझे देखा तो उसका ख्याल आया। इस उम्र में बिल्कुल तेरी तरह दिखती थी, मेरी अकेली दोस्त। रांगा मासी माँ की छोटी बहन थी।
सालों पहले गुजर गई। माँ रुक रुक कर लगातार खांस रही थी। उसने माँ को थोड़ा सा गर्म पानी पिलाया था, बहुत मुश्किल से। उनसे निगला नहीं जाता, अंदर सब कुछ मूंद गया हो जैसे। माँ, अब सोने की कोशिश करो। उसने 2-3 बार अपनी बात दोहराई थी। माँ जैसे इन दिनों ठीक से समझ नहीं पा रही कही गई बातें। दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है। मगर माँ ने अचानक उसकी बात अनसुनी कर पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत थकान है, मगर आज सोने का मन नहीं कर रहा। कितने अरसे के बाद इस तरह मिली है। वो बेतरह धौंकती माँ के सरहाने बैठ जाती है। कुछ कहना है? नहीं। हाँ। माँ शायद ब्लश कर रही है। उसे चुपचाप देखती है। उसने माँ को कब से नहीं देखा। सामने ही तो थी। जानती है, मैं सालों से मन ही मन तुझसे बतियाती रही हूं। कितनी तो बातें हैं। जब तू बहुत छोटी थी तब सब निर्द्वंद बता जाती थी, क्योंकि तब तू कुछ समझती नहीं थी। बाद में चुप हो गई जब तू बात समझने लगी। लगा सिर्फ बात नहीं, बात के मर्म को समझने की उम्र पर आ जा पहले। माँ तकिए के सहारे उठ बैठी थी। पहली बार लग रहा है तू बड़ी हो गई। दुख हमें बड़ा करता है मोमो। बड़ा होना इस कीमत पर। कोई विकल्प होता तो नहीं चुनती ये कभी। सिर सहलाते हुए वो माँ का चेहरा देखती रही। उस पर दर्द का नील जमा है। दिन भर कराहती रही है नीम बेहोशी में। कैंसर का दर्द उसके हाड़ मज्जे को खोद कर खा रहा है। पैर और हाथ का दर्द असहनीय है। खून का रिसाव भी बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर ने फिर आगाह किया था, कभी भी दिमाग में पेट में भारी स्राव शुरू हो सकता है। देह पर बस चमड़ी रह गई है। माँ को सुई से कितना डर लगता था कभी, और अब दोनों कलाइयों में सुई। आईवी से नसें काली और सख्त होकर स्ट्रॉ की तरह उभर आई हैं। अब आईवी लगाने के लिए उनके हाथों में नसें नहीं मिलती। आज सुबह खास एनेस्थीसिस्ट को बुलाया गया था, पैरों में नस ढूंढने। सुई चुभोते चुभोते बिस्तर खून से लाल हो गया था, मगर माँ जबड़ा भींचे पड़ी रही थी, शायद उसके लिए। माँ जानती है उसे खून से डर लगता है। उसने अपनी जलती आंखें भींची थीं। कभी माँ को इस हालत में देखना पड़ेगा, सोचा नहीं था। उसने कॉटन से माँ के होठ भिगोते हुए धीरे से पूछा था, बहुत तकलीफ है ना माँ? माँ बिना कुछ बोले देर तक चुप रही थी, और जब बोली थी जाने किस खो से आवाज आई थी। आह, इसी दर्द के मैं काबिल थी शायद। मुझे इसी तरह मर जाना था। सब कुछ कहीं पहले से तय होता है। जानती है, मन का संतरास जब भीतर नहीं समाता, देह में रोक बनकर निकल आता है। इस तकलीफ में तो जाने कब से थी। देह में फूट ये अब निकली है। मगर ठीक है, अंत तो आना ही था एक दिन। मैं अपनी स्मृतियों के साथ मरना चाहती हूँ। शुक्र है ये अब भी बची है मेरे पास। सपने तो कब के मर खप गए। सुनते हुए वो भीतर से उमड़ने लगी थी। माँ जीवन के आखिरी छोर पर पहुंच गई है, शायद तभी उनमें उम्मीद नाउम्मीदी जैसा कुछ नहीं बचा। हर अहम उम्मीद, विषाद या खुशी से अलग हो जाने की स्थिति में शायद इंसान मोक्ष या मृत्यु के करीब ही हो पाता है। मुझे कभी क्यों नहीं बतलाया? तुम तो हर हाल में इतनी मजबूत, इतनी समर्थ लगती थी कि सच मुझे तुमसे कई बार नफरत होने लगती थी। लगता था तुम्हारे पास मन ही नहीं है। मन, बस इसका होना ही तो हर पीड़ा का कारण था। जानती है, बाथरूम में देर तक रोककर जब निकलती थी तो
लिली की तरह ताजा चमकीली दिखती थी। हम औरतें ही हमेशा से करती हैं। मेरा चेहरा देख तेरे बाबूजी का चेहरा ईर्ष्या से काला पड़ जाता था, और यही मेरी जिद थी। ये प्रिटेंस मेरे लिए बहुत जरूरी था। दुनिया के दिए जिस तकलीफ से मेरा कलेजा पानी हुआ जा रहा था, उसे दिखाकर मैं हर तरह से हार जाना नहीं चाहती थी। मुझे तोड़ने का परवर्टेड सुख मैं किसी को नहीं दे सकती थी, न तेरे बाबूजी को और ना उसे। बात के अंत तक आते आते मां झटके से रुक गई थी। चारों तरफ का सन्नाटा एकाएक गहरा हो उठा था। सालों की चुप्पी और संयम के बाद का यह असावधान क्षण। उसे हैरत हुई थी, उसने मां को कभी इतनी लापरवाह नहीं देखा था। आवाज को सामान्य रखते हुए उसने धीरे से कहा था, उसे? कौन? दीपांकर अंकल? ये नाम जाने कितने अरसे बाद उनके बीच आया था, वरना तो वर्जित ही था उनके घर। एक अलिखित नियम था कहीं। इस नाम ने वर्षों उनके घर को स्तब्ध कर रखा था। मां आंख मूंद कर गहरी गहरी सांसें लेती रही थी। तुझे सब पता है, नहीं? जवाब में उसने सिर हिलाया था, हालांकि मां ने देखा नहीं था। कुछ समाज में आखिरी समय धर्मगुरुओं के सामने कन्फेस करने का रिवाज है। शायद मां ऐसी ही कोई जरूरत महसूस कर रही होगी इस समय। उसने झुककर उसका चेहरा सहलाया था। मुझसे बात करो मां, तुम बेहतर महसूस करोगी। हाँ, सब सब समझाकर बताना आसान नहीं मुमू। कितनी बातें हैं एक पूरे जीवन की, सोचकर थकान होने लगती है। फिर उन लंबी काली सुरंगों से गुजरना। उसे दीपांकर अंकल की याद है। खूब गोरे, सुदर्शन, उसे बहुत प्यार करते थे। जब भी आते थे चॉकलेट लाते थे उसके लिए। जाते हुए माँ की कोई ना कोई किताब मांग ले जाते थे। माँ अपनी अलमारी खोल देती थी उनके लिए। आइए, ये लीजिए, ले जाइए। इस घर में तो कोई और मेरी किताब पढ़ने वाला है नहीं, धूल खाती पड़ी रहती है। उन दिनों माँ खूब मुस्कुराती थी। उनके उजले माथे पर उन्हीं दिनों बिंदी देखी थी, वरना जहां तक स्मृति है उनका सूना माथा ही याद आता है। आज बात निकली है तो वो कुछ हिम्मत कर गई। मां, दीपांकर अंकल मुझे बहुत प्यार करते थे, नहीं? हाँ, कहते तो थे। तुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे, मगर जाते हुए एक बार मुड़कर नहीं देखा अपनी बेटी को भी। शब्दों के रिश्ते कुछ ऐसे ही होते हैं, थोड़े से आंधी पानी में कागज की पुड़िया की तरह गल जाते हैं। मां ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा था। वो जान गई थी आज कन्फेशन का दिन है। लगा था आज अपनी सारी वर्जनाएं तोड़ वो दोनों दो औरत की तरह मिले हैं, बिल्कुल समान जमीन पर, समान स्तर पर। आज बात हो सकती है। शब्दों का रिश्ता? वो कैसे? हाँ, बस शब्द ही शब्द, खोखले शंख सीपी से शब्द, अर्थ से शून्य, मक्कार नियत के सुंदर चमकीले मुखौटे। कैसी विडंबना है मोमो। जिन शब्दों में जीती रही उन्हीं से एक दिन इस तरह वितृष्णा हो गई। जानती है, सालों से कुछ नहीं लिखा। अपने सारे शब्द, भाषा उसी रिश्ते के साथ नदी में सिरा आई। बाबूजी की मौत के बाद वो कई साल मां से नहीं मिली थी। फोन पर कभी कभार बात, बस। मां नहीं चाहती थी कि वो शिवेन के साथ लिव इन में रहे, मगर उसने परवाह नहीं की थी। उसे तो बस तोड़नी थी हर वो चीज जो मां को तकलीफ पहुंचाए। उसकी हर हरकत पर मां का स्तब्ध शॉक्ड चेहरा उसे हिंसक संतोष से भर देता था।
तकलीफ सिर्फ वही नहीं दे सकती, वो लौटाएगी उनका एक एक किया। बच्चे चाक पर धरी गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें सही आकार देना हम माँ बाप का फर्ज होता है। इसलिए तुझे हर नुकसानदेह बात से दूर रखा, मगर इसी में तू मुझसे दूर होती चली गई। मैं बेबस देखती रही, मगर तेरा हित मेरी प्राथमिकता थी। माँ बहुत रुक रुक कर बोल रही थी। उसने उनका सपाट सीना सहलाया। क्या गलत हो गया था माँ, बताओगी? फिर उसने उठकर ड्रिप्स का बहाव ठीक किया था। बाबूजी तो कितने अच्छे थे, क्या तुम्हें घर परिवार नहीं चाहिए था? और अगर करियर ही सब कुछ था तो फिर शादी क्यों की थी? सालों से भीतर जमे पड़े सवाल एक झटके से जुबान पर आ गए थे। करियर? अपनी नौकरी, रिसर्च सब छोड़ बड़ी साज सपने के साथ इस घर में आई थी, मगर अधिकतर औरतों की तरह रिश्ते के नाम पर मुझे ढेर सी जिम्मेदारियों और उपेक्षा के सिवा कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। सब कुछ तो तुझे बता भी नहीं सकती, बहुत लज्जाजनक है। मेरा कसूर इतना है कि मैंने एक अच्छी औरत की तरह वो सब कुछ चुपचाप स्वीकार नहीं किया। तेरे लिए मैं वो घर कभी छोड़ नहीं पाई। स्वीकार करती हूं, यहां कमजोर पड़ी। एक औरत मां के रूप में जितनी सबल होती है ना, उतनी दुर्बल भी। मगर एक साइलेंट प्रतिरोध में मैं हमेशा बनी रही, हमेशा। कानूनी तलाक नहीं ले पाई, अगर उनको त्याग जरूर दिया। मेरा वो कमरा मेरे उसी साइलेंट असहयोग, अवज्ञा, आत्मसम्मान और निषेध का प्रतीक था। वो कमरा मुझे मेरे स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास दिलाता था। मैं दुनिया की तमाम औरतों की तरह एक बंधुआ मजदूर बन रिश्ते की काल कोठरी में मर नहीं जाना चाहती थी। जाने किस ऊर्जा से भरकर मां इतनी सारी बातें बिना रोके कह गई थी, मगर बात खत्म करते करते एकदम बेदम हो गई थी। आंखें मूंदे गहरी गहरी सांसें लेती मां के सुर्ख हो आए चेहरे की ओर देखते हुए वो देर तक स्तब्ध बैठी रह गई थी। कितना घना कोहरा था जो एकदम से छटा था। उसने इस तरह खुद को रोप दिया था शिवेन में कि उखड़ी तो सारी जड़ें खुल गई। प्रेम में किस हद तक परजीवी बन गई थी। अपना कुछ नहीं, एक अकेली सांस तक नहीं। उसके जीवन से निकाले जाने के बाद पानी के बाहर ऑक्सीजन के लिए गलफड़े खोल हाँफती मछली की सी हालत है उसकी। कितनी असुरक्षित, कितनी वल्नरेबल। बार बार लगता है शिवेन के बिना मर जाएगी। बहुत ग्लानिकर, बहुत शर्मनाक है ये सब। ये डर, ये पसलियां तोड़ती मरोड़ती यंत्रणा। अपना कोई वजूद, कोई जमीन, कोई घर नहीं उसका। हर अर्थ में रेफ्यूजी है। किसी के बिस्तर का हिस्सा, दरवाजे का पापोश, मर्दानी भूख का उगालदान। बस यही, इतनी ही उसकी औकात। उसे बहुत कुछ नहीं चाहिए था, मगर कुछ आधा अधूरा भी नहीं चाहिए था। जो हो वो मुकम्मल उसका हो। क्या इतना मांगना भी बहुत ज्यादा था? इस संबंध में जो सबसे अधिक चोटिल हुआ था वो आत्मसम्मान था। तुम किसी के लिए कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखते, यह एहसास छाती में रात दिन सलाख सा चुभता है। उसे होना था कहीं किसी के लिए, थोड़ा, बहुत थोड़ा सही, लेकिन उसका वो ठौर छोटा सा घर खो गया था। काश उसका भी मां की तरह अपना कोई कमरा होता। मां रात भर बेहोश सी रही थी, हल्की उथली सांसें और मध्यम कराह। हर घंटे कोई नर्स, कोई डॉक्टर आता, नसों में दवाइयां पंप की जाती,
बिस्तर बदले जाते, बेडसोर से बने घाव साफ किए जाते। एक जीवित नर्क, यंत्रणा का गिजबिजाता कुंड, नींद जगार के बीच लंबे दुस्वप्न सी रात बीती थी। सुबह मां को कुछ राहत थी। जूस पिलाते हुए उसने सहज ही पूछ लिया था, मां, एक बात की तो आश्वस्ति है ना? बाबूजी से ना सही, दीपांकर काकू से तुम्हें सच्चा प्रेम मिला, उन्होंने तुम्हें समझा। नहीं मोमो, ये सब मेरी किस्मत में नहीं था। आज मुड़कर देखती हूं तो जीवन के वो 8-9 साल एक झूठ, एक भ्रम के सिवा कुछ नहीं थे। जो पुरुष मित्र बनकर स्त्री के हाथ पकड़ उसे घर की दहलीज से बाहर ले जाता है, वो उसे मुक्ति का कोई आकाश नहीं देता, अक्सर बाजार में ले जाकर खड़ा करता है। जो घर के भीतर हैं वही मर्द बाहर भी हैं। ये दुनिया एक बेहड़ जंगल है मोमो। हर कोई मुखौटा लगाकर आखेट पर निकला हुआ है। ये सुनते हुए उसकी आंखें बह आई थी। उनसे एक बार मिलने का मन नहीं करता? बहुत बार, अक्सर। जानती है, दिमाग ने जो भी फैसला लिया, भीतर की औरत हर हाल हर मौसम में उसी के इंतजार में खड़ी रही। एक दिन मैं ठहर गई, वो बिना मुड़े आगे बढ़ गया, मगर मेरे भीतर की यात्रा उसी की ओर रही, उसी के साथ। आज भी हर सांस उसी के रास्ते पर हूं। क्या करूं, प्रेम कोई निर्णय नहीं होता ना। मां, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं, एक दिन वो उब गया, उसका एडवेंचर खत्म हुआ और वो अपनी दुनिया में लौट गया। हाँ, इतना आसान था ये सब? हाँ, होता है मर्दों के लिए। वो सुबह के भूले होते हैं, उन्हें बस लौटना होता है। हर दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला होता है, मगर औरत के पास ये विकल्प नहीं होता। बस एक ही रास्ता, कोई दो रास्ता नहीं। वो या तो आ सकती है या जा सकती है। मैं एक सोने के हिरण के पीछे निकली और हमेशा के लिए बेहड़ में खो गई, और वो तफरीह कर अपने घर लौट गया। यहाँ हर पत्थर, हर धिक्कार औरत के लिए होता है। इस मामले में दुनिया अब भी उतनी ही बर्बर, उतनी ही आदिम है। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? उसने ये सब किया तुम्हारे साथ? आता है, मगर उससे अधिक खुद पर आता है कि मैंने उसे ये सब मेरे साथ करने दिया। आगे फिर उसने मुझे खुद से इस तरह इतनी दूर धकेल दिया कि एक दिन मुझे वो वनवास रास ही आ गया। मैं रोज रोती थी, मगर अब लौटने को तैयार नहीं थी। आज जब मुड़कर देखती हूं ना, तो सब साफ नजर आता है। उसने बहुत योजनाबद्ध तरीके से ये सब किया। घात का वही हमेशा का खेल। कुछ भी तो नया नहीं। तुम्हें इस संबंध से कुछ भी नहीं मिला? मिला क्यों नहीं? मैं जो कुछ भी बन सकी, मुझे मेरे दर्द ने बनाया। इतना तो स्वीकारना ही पड़ेगा। कई उपन्यास, कहानियां, पुरस्कार, सब इन्हीं रिश्तों का हासिल। मां, मुझे अपने कमरे की चाबी दोगी? ये सुनते ही मां ने दोनों बाहें बढ़ाकर उसे अपने सीने पर खींच लिया। अचानक वो बेतरह रोने लगी थी। तुझे तो चांद सितारे
दुनिया की हर खुशी देना चाहती हूँ मोमू, मगर आज तुझे एक ऐसी जरूरत आ पड़ी। दोनों देर तक सुबकते रहे थे। फिर मां संभली थी। मगर एक बात, काला पानी की काल कोठरियों की तरह उस कमरे में बहुत उदासी है, बहुत अकेलापन है, सन्नाटा है, मगर आत्मसम्मान का एहसास भी है। उस कमरे की छत जमीन अपनी है, उसके बंद दरवाजे एक औरत का निषेध है, उसके हां ना कहने का हक। मैंने वो दरवाजा बंद कर खुद को कैद नहीं किया, हर अनचाहे को बेदखल किया है। समझी मोमो? वो उठकर बाथरूम से मुंह धो आई थी। उसे थोड़ी देर के लिए निकलना होगा, बैंक में काम है। मां जाने कैसी चाह भरी आंखों से उसे तैयार होते देखती रही थी। एक बात मोमो, तेरे बाबूजी के आखिरी दिनों में हम दोनों दोस्त हो गए थे। तू नहीं थी, वो बीमार थे। हालात, जरूरत, अकेलापन, जो भी कह ले, हमें एक हद तक पास ले आया था। हम दोनों ही शायद चुप रहते, अकेले रहते थक गए थे। हर बात की तरह नफरत की भी एक सीमा होती है। अब इसके लिए कोई ऊर्जा नहीं बची थी हम में, और ना ही कोई मुद्दा था। एक समय के बाद सब कुछ निरर्थक लगने लगता है। जिस दिन वो गए, हम दोनों साथ बैठकर फिल्म देख रहे थे। कुछ देर पहले मैंने उन्हें सूप पिलाया था। What? Really, माँ? थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू। मैं हमेशा तुम दोनों को साथ देखना चाहती थी माँ, हमेशा। और एक बात, हम दोनों के बीच जो भी रहा हो, तेरे बाबूजी बेटा तुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्हें उसी रूप में याद रखना। नफरत, गुस्सा हमें ही बीमार करते हैं। बात पूरी करते करते उनका चेहरा अचानक अजीब होने लगा था। वो उसकी ओर बढ़ ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो मुड़कर बाहर आ गई थी। बाहर दीपांकर काकू खड़े थे, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए। उन्हें देखते ही वो पहचान गई थी। बाल पकने के सिवा और अधिक कोई बदलाव नहीं था, मगर उन्होंने शायद उसे नहीं पहचाना था। हल्के संकोच के साथ कहा था, मैं मीरा मजूमदार से मिलने आया हूं, ये उन्हीं का कमरा है। प्लीज उनसे कहिए कि। उनकी बात पूरी होने से पहले ही वो कमरे में आकर माँ से बोली थी, माँ दीपांकर काकू तुमसे मिलने। मगर माँ ने भी उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। गहरी गहरी सांस लेते हुए उसे हाथ उठाकर रोक दिया था। दीपांकर? नहीं, वो मुझसे मिलने नहीं, अपना बोझ हल्का करने और मेरी यात्रा मुश्किल करने आया है। उससे कहो वो चला जाए। वो बाहर लौटी थी। माँ आपसे मिलना नहीं चाहती, कृपया आप चले जाइए। इस दो टूक बात की शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। सक पकाकर आगे बढ़े थे। ओ मोमो, उनसे कहो दीपांकर। भीतर कुछ गिरने की आवाज आई। वो मुड़कर बदहवास कमरे की ओर भागी। कमरे में फर्श पर दवाई की शीशियां चारों तरफ टूटकर बिखरी थीं, और बिस्तर पर सीधी पड़ी मां की आंखें दरवाजे की ओर देखते हुए पथराई हुई थी। उसने एक नजर में समझ लिया था, मां मर गई है। मां! उसकी चीख की आवाज सुनकर दीपांकर कमरे में भीतर दौड़ आया था, मगर उसने मुड़कर उन्हें दहलीज के पास ही रोक दिया। नहीं का अर्थ नहीं होता है दीपांकर काकू। माँ आपसे मिलना नहीं चाहती। कई नर्सें, डॉक्टर उसी समय कमरे में घुस आए थे। उनके पीछे दीपांकर छिप से गए थे। उसने मुड़कर मां की ओर देखा था।
मां की अधखुली मुट्ठी में उनके कमरे की चाबी चमक रही थी। वो उसे अपने कांपते हाथ में लेकर एक पल के लिए अनायास मुस्कुराई थी और फिर सीने पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मां उसे उसकी विरासत सौंप गई थी। अब वो बेघर नहीं, उसके पास अपना कमरा है, उसकी मां का कमरा। आपने सुनी जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा की आवाज में जय श्री रॉय की कहानी मां का कमरा। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Remember the days when our granny used to narrate once upon a time stories? Let's bring back the good old days of moral stories with Storytime Tamil. Hi, I am Ravishankar Balachandran, host of Storytime Tamil podcast. I would like you to entertain and educate your children with stories from Storytime Tamil. Tune in to the new episode sharp at 7 p.m. every day on IVM website, IVM podcast app, YouTube channel, or wherever you get your podcast from. If you're a cricket fan, check out Edges and Sledges, India's favorite cricket podcast. The podcast focuses on Indian cricket, the IPL, and has a ton of banter both on and off the field. We talk about the week's biggest cricket stories with current and ex-international cricketers, coaches, or sometimes just between us. And it's hosted by me, DJ. Me, Varun. And me, Ashwin. New episodes release every week. You can catch us on the IVM Podcast's website, app, or wherever you get your podcasts from. Check out the Edges and Sledges Cricket Podcast.